Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, beta ji, last time we were discussing the collisions. There were two type of collisions. One is inelastic collision. How do you define inelastic collision? The collision in which only momentum is conserved. Momentum remains constant. And for inelastic collision, we use only this formula. क्या formula use करेंगे? M1 U1 plus M2 U2 is equal to M1 V1 plus M2 V2. अच्छा U1 V1 के बारे में थोड़ा सा फिर रिपीट कर दो. Consider we are having two masses M1 and M2 moving at speed U1 and U2. They collide and after colliding their speed changes from U1 V1 and U2 to V2. तो आपने क्या रखना है बेटा? एक चीज अपनी प्रैक्टिस में कर लें कि हमने बेसिक फॉर्मूला चेंज नहीं करना. जब भी सिचुएशन चेंज होगी हम वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए वो चेंज कर देंगे. ठीक है, राइट? ठीक है सर. क्लियर? ओके. अच्छा जी, लेट अस मूव ऑन. आपने बेसिक फॉर्मूला कहीं चेंज नहीं करना. हमने देखो ये 6 क्वेश्चन किए थे हमने कहीं भी, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, हमने एक भी जगह पर बेटा फॉर्मूला चेंज नहीं किया. वो वैल्यू कोई अगर डायरेक्शन में अपोजिट थी तो उसके साथ माइनस सब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यू. यानी जब वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो तब हम उसका साइन चेंज कर लेते हैं. आपने कहीं भी फॉर्मूला चेंज नहीं करना, राइट? तो वह जब भी इनइलास्टिक कोलिजन होगी वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. और इलास्टिक कोलिजन होगी. व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिक कोलिजन? The collision in which both momentum and kinetic energy are conserved. This type of collision is not actually a real. It is only in ideas. It is a perfect type of collision, but the gas particles do collide elastically. तो गैस पार्टिकल्स की कोलिजन इलास्टिक कोलिजन होती है. जब भी इलास्टिक कोलिजन होगी हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? दो फॉर्मूलाज यूज करने हैं. एक तो सिमिलर वही वाला है, M1 U1 plus M2 U2 is equal to M1 V1 plus M2 V2, राइट? दूसरा फॉर्मूला जो ज्यादा शॉर्टर है और ये सिर्फ इलास्टिक कोलिजन पे अप्लाई होगा और वो होगा बेटा U1 माइनस U2 इज इक्वल टू V2 माइनस V1. अच्छा, अगर किसी बच्चे को ये याद नहीं रहता, ऑर्डर याद नहीं रहता, तो उसने क्या याद रखना है जी? एक मिनट ठहर जाएगा कि अगर U में 1 वाली क्वांटिटी पहले आ रही है तो V में 2 वाली पहले आएगी. अगर लेट से वो यहाँ U2 माइनस U1 कर देगा तो इट विल बी V1 माइनस V2. ऑर्डर चेंज कर देना जी. बेटा यू हैड अ क्वेश्चन. अच्छा, अब ना व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट कि इलास्टिक कोलिजन में जब भी होएगी तो आपने दो फॉर्मूलाज यूज करने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, बस. और इट्स क्वाइट ये क्यूट सा है ऊपर वाला छोटा फॉर्मूला, और उसको पहले प्रेफर करना है कि आपने सम टाइम बेटा सिर्फ इस फॉर्मूले को यूज करके ही हमें आंसर आ जाता है. लेकिन कोलिजन बस भी इलास्टिक. और क्या हमने अभी डिस्कस किया कि अगर U में 1 वाली वैल्यू पहले आ रही है तो V में 2. अगर यहाँ U2 माइनस U1 कर देते तो V1 माइनस V2 हो जाना. ठीक है, क्लियर? ओके. अच्छा, इसकी डेरिवेशन देखेंगे. डेरिवेशन के फर्स्ट इलास्टिक कोलिजन says it is such a collision in which both momentum and kinetic energies are conserved. अच्छा, मोमेंटम कंजर्व होते हैं तो मोमेंटम का ये फॉर्मूला ना, M1 U1 plus M2 U2 is equal to M1 V1 plus M2 V2. हम दोनों M1 वाली वैल्यूज एक तरफ ले जाते हैं. ये M1 V1 कोई साइन नहीं, पॉजिटिव इधर माइनस, और M2 वाली वैल्यूज दूसरी तो ले जाते हैं प्लस था, ये M2 U2 इधर आकर माइनस. इन दोनों में से M1 कॉमन ले लिया, इन दोनों में से M2 कॉमन ले लिया. दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 1. अच्छा, दूसरी बात थी काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड. व्हेन वी से द काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, दैट मींस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर. तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है उसके जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है बेटा उसका मास m1 है, उसकी वेलोसिटी इनिशियल u1, तो वेलोसिटी का स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी
सिमिलरली सेकंड के लिए m2 u2 का स्क्वायर, और आफ्टर कोलिजन फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v1 हो जाती, v1 स्क्वायर हो जाता है v2 स्क्वायर। अच्छा, अब इन दोनों में से अगर हम 1/2 कॉमन ले लें, तो बेटा ये हाफ एम से कैंसिल हो जाएगा, तो वी विल बी लेफ्ट विद दिस। हमारे पास ये इक्वेशन बच जाएगी, राइट बेटा जी। अब इसमें भी हम क्या करते हैं, हम m1 वाली वैल्यूज एक तरफ ले आते हैं, m1 v1 स्क्वायर कोई साइन नहीं, प्लस है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, m2 वाली वैल्यूज एक तरफ ले जाते हैं, और इधर से यहाँ से m1 कॉमन ले लिया, यहाँ से m2, बिल्कुल जैसा हमने ऊपर किया। डिफरेंस है कि यहाँ वेलोसिटीज में स्क्वायर है, यहाँ सिंपल। तो दिस वाज इक्वेशन नंबर 1 एंड वी नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, नाउ ये इक्वेशन या एक्सप्रेशन नंबर 2 है, ये एक्सप्रेशन नंबर 1 है। हम एक्सप्रेशन नंबर 2 को एक्सप्रेशन नंबर 1 पे डिवाइड कर देते हैं। तो बेटा जब भी एक इक्वेशन को एक इक्वेशन पे डिवाइड करते हैं ना, उसका मतलब है एक की लेफ्ट साइड को दूसरे की लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर देना है, एक की राइट साइड को दूसरे की राइट साइड पे डिवाइड कर देना है। यू कैन सी जो यहाँ लिखा हुआ, राइट। इसकी लेफ्ट साइड को उसकी लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर दिया, राइट साइड को उसकी लेफ्ट राइट साइड पर। अब ये m1 m1 से कैंसिल हो जाएगा, m2 m2 से। हमने एक तरफ m1 और एक तरफ m2 दोनों एक्सप्रेशन में किए थे ना, सेपरेट कर लिए थे, तो कैंसिल हो गए। अच्छा, यहाँ दो स्क्वायर माइनस हो रहे हो तो हम उनको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग फैक्टराइज कर सकते हैं। दो वैल्यूज के स्क्वायर माइनस हो रहे हैं तो उन्हीं को एक मरतबा प्लस कर लेते हैं, एक मरतबा माइनस कर लेते हैं। इसका मतलब अब ये समझो ये एक्सप्रेशन यहाँ नहीं है, इसकी जगह ये दो वैल्यूज है यहाँ। सिमिलरली दो वैल्यूज का स्क्वायर माइनस हो रहा है तो इसकी जगह हम इन दोनों वैल्यूज को एक मरतबा प्लस मल्टीप्लाई बाय इन्हीं दोनों को वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे। अब वो माइनस में से आपस वाला, ये जो माइनस हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो डिनोमिनेटर में जो वो भी सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास सिर्फ यहाँ बचेगा u1 प्लस v1, पूरे इस एक्सप्रेशन में सिर्फ u1 प्लस v1 बचा है। और सिमिलरली ये नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव वाले से, तो हमारे पास बच जाएगा फाइन। कोई क्वेश्चन तो नहीं है बेटा? अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम u वाली थोड़ा फिर रीअरेंज करते हैं। बेटा मेरी आवाज आ रही है? एक तरफ v वाली वैल्यूज एक तरफ कर ले, तो ये हमने रीअरेंज क्यों किया, हम ऐसे भी रहने दे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये इसलिए किया बेटा, u1 माइनस u2 को जब हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टार्ट किया था तो वहां हमने इसको इंपॉर्टेंस दी थी, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि u1 माइनस u2 is the relative speed of approach and v2 minus v1 is the relative speed of separation. Use only this formula instead of those large formulas. ये उन दोनों की डेरिवेशन है, क्लियर, याद रहेगा। सो बेटा जब भी इलास्टिक, whenever there will be elastic collision, we will use two formulas. u1 minus u2 is equal to v2 minus v1, means relative speed of approach is always equal to relative speed of separation and conservation of momentum formula. Okay बेटा जी, so these three points we had discussed in the class कि जब भी हम दो ऑब्जेक्ट्स को
कोलाइड करते हैं और वो आपस में जुड़ जाएं, तो एक बात जहन में रखनी है कि वो कभी भी इलास्टिक कोलिजन नहीं होगी, दैट इज ऑलवेज एन इन इलास्टिक कोलिजन, राइट। और इन इलास्टिक कोलिजन पर सिर्फ ये फॉर्मूला यूज होगा। अच्छा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, क्या होगा कि जब भी मैसेज इक्वल होंगे उनकी वेलोसिटीज विल बी इंटरचेंज्ड, यानी जो इनिशियल वेलोसिटी है फर्स्ट मैच की, वो सेकंड मैच की फाइनल बन जाएगी, और जो सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी है वो फर्स्ट मैच की फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा अब्दुल्ला तारिक, यू वर सेइंग दिस। और जब भी दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, जब दोनों ऑब्जेक्ट के मैसेज इक्वल हो, मैसेज इक्वल हो, साइज की बात नहीं हो रही यहाँ पर, साइज डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो दोनों के मैसेज इक्वल हो तो उनकी वेलोसिटीज, अगर वो इलास्टिक कोलिजन हुई है, वेलोसिटीज विल बी इंटरचेंज, मतलब जो फर्स्ट की इनिशियल वेलोसिटी है वो सेकंड की फाइनल हो जाएगी, जो सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी है वो फर्स्ट ऑफ मैच की इनिशियल, जो सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी है वो फर्स्ट मैच की फाइनल वेलोसिटी की इक्वल हो जाएगी। यानी u और v आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, जो u1 होगा v2 के इक्वल, जो v2 है u1 के इक्वल। और दिस गन, तो मैंने बताया था कि जहां भी ब्लास्ट हो और दो पीस, किसी चीज में कोई एक्सप्लोजन हो और उसमें दो पीसेस हो अलग अलग, तो बेटा वो जो दो अलग अलग पीसेस होंगे उनके मोमेंटम हमेशा इक्वल होंगे, उनके मोमेंटम हमेशा इक्वल होंगे। और उसकी एग्जांपल है गन, बुलेट, रॉकेट, गैस, कोई भी चीज। जैसे जो पानी में चलने वाली बोट है, उनमें कुछ जेट बोट होती हैं, वो पानी को जैसे रॉकेट गैस को बाहर निकालता है, वो पानी जेट को पीछे, वो उसी तरह ही जेट को जो सा होता है वो एग्जॉस्ट कर रही होती है, पुश कर रही होती है। तो वेन एवर किसी चीज के दो पार्ट जो पहले इकट्ठे थे और अलग हो जाएं, तो क्या खास बात होगी कि अगर वो ऑब्जेक्ट वाज एट रेस्ट, चलने से पहले, जैसे गन और रॉकेट मूव नहीं कर रहे थे, फिर बुलेट से गन निकलती है, रॉकेट से गैस निकलता है, तो उन दोनों पीस जो अलग अलग होते हैं मोमेंटम इक्वल होगा लेकिन ऑपोजिट होगा। अब वो माइनस आप जिसके साथ भी लगा लें। और उसमें खास बात क्या होगी कि अगर तो मैसेज इक्वल हैं तो वेलोसिटीज भी इक्वल होंगी बट ऑपोजिट, तभी मोमेंटम इक्वल आएगा। लेकिन अगर वो दोनों मैसेज इक्वल नहीं है, एक का मैस एम है दूसरे का डबल है, तो जिसका मैस 2 टाइम कम होगा उसकी स्पीड 2 टाइम ज्यादा होगी। अगर एक पीस 100 टाइम्स बड़ा है, दूसरा उसका 100 टाइम उससे कम है, तो जिसका मैस 100 टाइम कम है उसकी स्पीड दूसरे से 100 टाइम्स ज्यादा होगी। लेकिन ऑपोजिट का मतलब माइनस आप इसके साथ लगा लें या इससे लगा लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट बेटा जी, क्लियर। अच्छा जी, आज का जो सबसे मेन टॉपिक, जो असल चीज है वो ये बेटा जी, जब हम हेडिंग लिख रहे थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, तो वी सेड इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लाइन का मतलब वन, लीनियर का वर्ड लाइन से निकलता है, इन वन डायमेंशन। कि उसमें हम ये कंसीडर कर रहे थे कि जितने भी मैसेज हैं वो एक ही लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं, चाहे वो ऑपोजिट हो, और आफ्टर कोलिजन भी उसी लाइन में ही राइट और लेफ्ट कर रहे थे मूव, लाइक दिस, कि ऑब्जेक्ट कोलाइड कर रहे हैं और आफ्टर कोलिजन दे अगेन कीप मूविंग इन द सेम लाइन, राइट और लेफ्ट फर्स्ट, यानी प्लस और माइनस की डायरेक्शन। लेकिन रियल लाइफ में जब कोलिजन होती है तो एजेस से भी हो जाती है, जरूरी नहीं है कि एक का सेंटर दूसरे के सेंटर को कोलाइड करे, एज से होती है। उससे ये होता है कि वो एक अगर इस एंगल पे जा रहा है तो दूसरा इस एंगल पे जा रहा हो। तो दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन 2 डायमेंशन, कि सवाए एक लाइन के एंगल पे भी जा सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे अप्लाई होगा?
तो कंसीडर कर लें कि जो अब हम करने लगे हैं ये हम पास पेपर का क्वेश्चन ही कर रहे हैं। डिफरेंस होगा कि वहां बस M1 और M2 की जगह एक वैल्यू गिवन होगी और एंगल्स गिवन होंगे, और हमें U1 और U2 फाइंड करना होगा, या कोई एक चीज जो सी इनमें से मिसिंग होगी, बाकी चीजें गिवन होंगी। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल कि हमारे पास we are having a mass M1 which is moving at speed U1, and there was another object M2 which was at rest, means U2 जो इसकी initial velocity that is 0. So they collide with each other. After collision, their velocities are changed from U1 to U1. यानी U1 से V1 होगी, सॉरी, उसकी वेलोसिटी, और ये इस डायरेक्शन में मूव करता है विद वेलोसिटी V1 एट एन एंगल ऑफ θ1। राइट बेटा जी। और जो दूसरा मैस है वो उसकी वेलोसिटी जो वाज एट रेस्ट इज नाउ मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद स्पीड U2 V2 मेकिंग एन एंगल θ2 विद द हॉरिजॉन्टल। राइट बेटा जी। अच्छा बेटा जी, नाउ तो इसमें ये जो ऑब्जेक्ट है M1 V1, इसका मोमेंटम अब मास M1 है, वेलोसिटी V1, तो इसका मोमेंटम M1 V1 इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ये इसका मोमेंटम हो जाएगा, मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो सेकंड ऑब्जेक्ट मास M2 वेलोसिटी V2, तो उसका मोमेंटम M2 V2 इज इन दिस डायरेक्शन। एक क्वेश्चन पहले आया इससे रिलेटेड, सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये, ऐसा क्यों नहीं होता कि दोनों ऑब्जेक्ट ही इधर चले जाए? हमने तो यहाँ सपोज किया ना कि M1 वाज ऑन द अपर एज, तो वो ऊपर गया। उल्टा भी हो सकता है, M2 ऊपर जाएगा, M1 नीचे आएगा। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता कि दोनों ही ऊपर चले जाएं और दोनों नीचे आ जाए? ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? जी, उसकी रीजन होती है बेटा लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, के मोमेंटम कंजर्व रहता है। दैट मीन्स अगर आप गौर करें तो इनिशियल शुरू में मोमेंटम सिर्फ इसका था ना। अगर हम टोटल इनिशियल मोमेंटम लें बेटा, ये तो जीरो था, M2 तो वाज एट रेस्ट, उसका मोमेंटम जीरो। तो जो इसका मोमेंटम है वही टोटल मोमेंटम होगा, वो है M1 U1। इट वाज मूविंग इन दिस डायरेक्शन ना, इसका मतलब टोटल इनिशियल मोमेंटम इज दिस। तो यहाँ एक ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है और एक ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है। क्यों ऐसा होता है बेटा? व्हाट वी हैव डिस्कस कि जब भी एक वेक्टर ऊपर जा रहा है और एक वेक्टर नीचे आ रहा है, तो उनका रिजल्टेंट बिल्कुल उनके सेंटर में होगा, है ना, मिडल, एनीवेयर इन द मिडल। तो अगर टोटल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, कंजर्वेशन मोमेंटम सेज टोटल इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम इज टुवर्ड्स द राइट। तो फाइनल मोमेंटम ही देखें, ये राइट की तरफ नहीं है। इट इज ओनली पॉसिबल कि जब एक ऑब्जेक्ट इधर जाए और दूसरा इधर जाए, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो सेंटर में आएगा। राइट बेटा जी। तो हमेशा ऐसा होगा, अगर दोनों इस डायरेक्शन में मूव करते तो सेम डायरेक्शन के वेक्टर ऐड होकर रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में आ जाता, तो वो इसके तो कभी भी इक्वल ना होता। राइट बेटा जी। सो फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, the initial momentum and final momentum, they must be equal everywhere. So that is why beta ये it will happen that कि एक ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट नीचे को जाएगा। इट विल नेवर हैपन कि दोनों ऑब्जेक्ट ही ऊपर चले जाएं या दोनों नीचे चले जाएं। क्यों? सो द फाइनल मोमेंटम एंड इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम which is towards the right would be equal to their resultant। क्लियर बेटा? समझ आ जाएगा यहाँ तक? जी सर। ओके।
अच्छा अब ना, नाउ द लास्ट पॉइंट। अब क्योंकि हम टू डायमेंशन में देख रहे हैं ना, तो टू डायमेंशन में हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस आ जाते हैं, एक्स और वाई। तो इसलिए ना हम इस पूरी सिचुएशन को दो डायरेक्शन में डिवाइड कर लेंगे। एक है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड द अदर इज वर्टिकल डायरेक्शन। अच्छा उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो कंपोनेंट है ना, ये M1 V1, उसके हम दो कंपोनेंट बना लेंगे और वो हम यहाँ करें इस डायग्राम। यानी ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास है, मोमेंटम M1 वाज M1 V1 इन दिस डायरेक्शन, उसके दो कंपोनेंट होंगे। एक्चुअल कंपोनेंट वेक्टर इज M1 V1, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो एंगल के एडजस्टेंट होता है वो क्या होता है, ओरिजिनल टाइम कोस थीटा, राइट। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, ओरिजिनल टाइम साइन ऑफ थीटा। जी बेटा जी, एनीबॉडी हैव अ क्वेश्चन? नो सर। ओके, सर तो जी, नाउ तो ये यस रेजोल्यूशन तो यस। सिर्फ फोर्सेस के लिए नहीं होती, रिजल्टेंट फोर्स है इसमें नहीं तो बेटा, ये वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं। रेजोल्यूशन किसकी होती है, हमने कंपोनेंट्स किसके पढ़े थे, वेक्टर्स के होते हैं। रिजॉल्विंग अ वेक्टर, हर वेक्टर पे अप्लाई होता है। जैसे आपने हमने ये जब हेड टू टेल रूल पढ़ा था बेटा, तो हेड टू टेल रूल में हमने सबसे पहले जो दो क्वेश्चन किए थे वो था, एक ये फोर्सेस वाला है ना, 60 न्यूटन 40 न्यूटन, और सेकंड क्वेश्चन हमने जी वेलोसिटीज सर। वाला किया था, आ, ये बोट वाला। वेलोसिटी यहाँ फोर्स नहीं है, राइट। ओके, अच्छा जी, जब हमने कंपोनेंट्स बनाए थे, कंपोनेंट्स को बनाना सीखा था, तो इट वाज रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, नॉट ओनली फोर्सेस। हमने पहले फोर्स के कंपोनेंट, फिर हमारी नेक्स्ट एग्जांपल हुआ तो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स, ठीक है। और A2 में ये बी मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसके कंपोनेंट्स, राइट बेटा जी। तो ये हर वेक्टर पे अप्लाई होता है बेटा, ये खाली फोर्सेस वेक्टर है नहीं, हर वो क्वांटिटी जिसमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन इन्वॉल्व है, तो वेक्टर क्वांटिटीज है सारी। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं, रेजोल्यूशन है, ये सब वेक्टर्स पे अप्लाई होती, राइट, क्लियर। जी जी सर। ओके, सो अब हमारे पास वेक्टर, वी वर हैविंग अ वेक्टर M1 V1, तो उसका एक कंपोनेंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ओरिजिनल वेक्टर है M1 V1, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, एडजेसेंट टू द एंगल M1 V1 cos थीटा 1, और दूसरा ओरिजिनल M1 V1 के साथ मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा, राइट बेटा जी। ये वर्टिकल कंपोनेंट आ गया। इस तरह सिमिलरली जो नीचे वाला वेक्टर मोमेंट होगा, मोमेंटम M2 V2 होगा, और उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, M2 V2 टाइम्स कोस ऑफ थीटा, वहां थीटा 2 है एंगल, और इस तरह वर्टिकल कंपोनेंट विल बी M2 V2 साइन थीटा 2। क्लियर बेटा जी, तो ये दो कंपोनेंट्स हो गए। अच्छा अब ना, हम ये बस आखिरी इसका पॉइंट है, यहाँ इक्वेशन डिराइव करनी है, तो हम दो डायरेक्शन में कर रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली। तो अप्लाई क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हॉरिजॉन्टली मींस टोटल इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी इक्वल टू टोटल फाइनल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर हम टोटल इनिशियल देखें, तो सारा मोमेंटम इसी ऑब्जेक्ट का था ना, विच वाज इन दिस डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल था, है ना। तो बेटा M1 U1 टोटल हमारे पास इनिशियल हॉरिजॉन्टल मोमेंटम आ गया। अब फाइनल में हॉरिजॉन्टल तो एक ये कंपोनेंट है और एक ये कंपोनेंट है, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में फोर्सेस या वेक्टर्स ऐड हो जाते हैं। सो M1 V1 cos थीटा 1 प्लस M2 V2 cos थीटा 2, हम दोनों को ऐड कर लेंगे, राइट बेटा जी। तो ये आ गया हमारे पास टोटल हॉरिजॉन्टल मोमेंटम। अब अगर हम देखें वर्टिकल डायरेक्शन,
तो वर्टिकल में इनिशियल वर्टिकल मोमेंटम, तो अगर आप देखें इनिशियल मींस बिफोर कोलिजन, तो कोई भी चीज वर्टिकल नहीं थी, इट वाज ऑल हॉरिजॉन्टल। तो इट मींस टोटल वर्टिकल इनिशियल वर्टिकल मोमेंटम वाज जीरो। अच्छा, आफ्टर कोलिजन इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट ये आ गया हमारे पास और एक वर्टिकल कंपोनेंट ये। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसलिए ऊपर वाली वैल्यू के साथ हम पॉजिटिव, कुछ नहीं लिखा हो तो तब भी प्लस है, और दूसरी नीचे वाली जो है उसके साथ नेगेटिव लिया, क्यों? उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, राइट। तो क्या होगा हमारा फाइनल वर्टिकल मोमेंटम? तो ऊपर वाले का जो कंपोनेंट है m1v1 का, m1v1 sin थीटा 1, और नीचे वाले का वर्टिकल कंपोनेंट m2v2 sin थीटा 2, क्योंकि वो डाउनवर्ड है तो वी टेक इट एज नेगेटिव। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको हम ऐसे भी लिखा रहने दें तो इट्स ओके, और थोड़ा रीअरेंज करना है। ये m2v2 sin थीटा 2 जो माइनस है इधर आकर प्लस हो जाएगा। क्लियर? याद रहेगा ये आपको? तो इस तरह बेटा वी गेट दीज टू इक्वेशन। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? जो पास पेपर में आया है, m1 और m2 की वैल्यूज गिवन है, एंगल गिवन है, तो आपने फाइंड करना होगा v1 एंड v2। कितनी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है आपने? फाइंड करनी है दो, और दो इक्वेशन है। तो हाउ वुड यू सोल्व? साइमल्टेनियसली। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसे हमने ओ लेवल में मैथ्स में करना सीखा होता है, तो उस तरह हम उसको सोल्व करेंगे। दिस इज हाउ वी कैन गेट द वैल्यूज ऑफ v1 एंड